अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम उसका मीनिंग देखेंगे, उसके कंपोनेंट्स, उसकी नीड के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे कि स्टिमुलस वेरिएशन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाई दिस स्किल इज़ नेसेसरी, मीन्स कि ये स्किल क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नीड क्या है, ये क्वेश्चन में हमको पूछा गया है। तो आइए हम इस सवाल का जवाब नीचे देखते हैं। विदाउट वेरिएशन लर्निंग टीचिंग कैन नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर ये बताया गया है पहले पॉइंट में कि तब्दीली के बगैर तदरीस में सीखने का अमल नहीं हो सकता। मीन्स कि अगर एक ही तरीके से पढ़ाया जाए तो ये जो अमल है, जो सीखने का तरीका है, ये कामयाब नहीं है। अलग अलग वेरिएशन का होना, अलग अलग तब्दीलियों का, हरकत व सकनात का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये स्किल एक ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाया जाए। वाइल लर्निंग टीचिंग कॉन्संट्रेशन इज़ वेरी नेसेसरी। जैसा कि मैंने कहा, सीखने के दौरान तदरीस में तवज्जो को मरकूज़ करने के लिए ये स्किल बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि तवज्जो को बरकरार रखने के लिए, बच्चों का कंसंट्रेशन है उसे बनाए रखने के लिए इस स्किल का इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉलर चिल्ड्रन कैन नॉट पे अटेंशन फॉर लॉन्ग टाइम। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तवज्जो को हम लंबे अरसे तक या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बरकरार नहीं रख सकते। इसीलिए भी हमें अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए ताकि हम बच्चों का जो अटेंशन है, उनका जो कंसंट्रेशन है, उसे हम अपने लेक्चर में बनाए रखें। दे बोर्ड इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ द फटीग, सेम प्रोसेस सेम एक्शन विदाउट मोमेंट जेस्चर एंड वॉइस। अब जो बच्चे होते हैं, अगर टीचर एक ही तरीके का इस्तेमाल करे, एक ही एक्शन बार बार दोहराए, बगैर किसी मोमेंट के, वो बगैर किसी हरकत के एक ही जगह खड़े रहकर पढ़ाए, ना उसकी आवाज़ में कोई उतार चढ़ाव है, ना उसके चेहरे पर अलग अलग हमें एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं, एक ही तरीके और एक्शन की वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें बोरियत पैदा होने लगती है और वो अपना अटेंशन, अपनी तवज्जो, अपना कंसंट्रेशन है वो खोने लगते हैं। इसीलिए जो स्टिमुलस वेरिएशन ये स्किल है उसे इम्पोर्टेंस दी गई है ताकि इस स्किल का इस्तेमाल करके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब रोल ऑफ द टीचर, यहाँ पर टीचर का क्या रोल होता है हम देखते हैं। वाइल टीचिंग टीचर शुड चेंज इन वेरिएशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें जो टीचर सिखाते वक्त अलग अलग वेरिएशन का इस्तेमाल करता है। अगर जो टीचर है अलग अलग तरीक़ों का या वेरिएशन का इस्तेमाल ना करे तो मैंने जैसे पहले बताया, बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर को सिखाते वक्त अलग अलग वेरिएशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पर आगे ये बताया गया है कि स्टिमुलस वेरिएशन किसे कहते हैं। सेट ऑफ टीचर बिहेवियर टेंड्स टू प्रोवाइड टीचिंग लर्निंग सिचुएशन कॉल्ड स्टिमुलेशन वेरिएशन। मीन्स के यहाँ पर ये बताया गया है कि असतज़ा के रवैये का मजमुआ तदरीसी सीखने की सूरत हाल फराहम करता है, जिसे स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं। यानी कि जो असतज़ा का रवैया है, अब यहाँ पर टीचर, सेट ऑफ टीचर बिहेवियर, अब सेट ऑफ टीचर बिहेवियर किसे कहते हैं यहाँ पर ये भी बताया गया है, इन सेट ऑफ टीचर बिहेवियर। तो उसमें क्या आता है, टीचर मोमेंट यानी टीचर की हरकत, टीचर के जो जेस्चर है, चेहरे के एक्सप्रेशन होता है, टीचर की वॉइस यानी कि उसके आवाज़ में उतार चढ़ाव, चेंज सेंसरी फोकस यानी वो जब बच्चों को किसी चीज़ को छूकर उसको फील करवाना, बच्चों से बातें करना, पीपल टॉक, या फिर प्यूपिल फिजिकल मोमेंट, मीन्स के बच्चों को बुलाकर किसी चीज़ का या फिर किसी सवाल का जवाब देने लगाना, या फिर किसी चीज़ को सवाल के ज़रिए पूछकर उसकी तरफ इशारा करवाना। इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से जो टीचर है वो बच्चों को अपने लेक्चर में, अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना,
और टीचर के जो मोमेंट होते हैं उसके ज़रिए से टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना, ये टीचर बिहेवियर में आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बताया गया है, फॉर द सक्सेस ऑफ एनी लेसन इट इज़ नेसेसरी टू कीप द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट टूवर्ड इट। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी भी लेसन या किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में लेक्चर को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों का अटेंशन यानी उनकी तवज्जो, उनका कंसंट्रेशन को लेसन में या अपने लेक्चर में बनाए रखे। This process becomes effective when the student become fully attentive to the teaching learning process. ये प्रोसेस कब इफ़ेक्टिव बनता है? जब बच्चे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रहते हैं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देते हैं, तुम्हारी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं और तुम्हारे जो भी सवालात है या फिर एक्टिविटी है उसमें पूछे जाने वाली हर सवाल के जवाब को बखूबी जवाब देते हैं। तो इससे आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कामयाब बनता है। हाउ टू सिक्योर एंड सस्टेन द अटेंशन इज़ मेन थीम ऑफ दिस स्किल। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि तवज्जो को महफूज और बरकरार रखने का तरीका इस महारत का मरकज़ी मौजू है। यानी इस स्किल को लेक्चर या पीरियड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ बरकरार रखने के लिए इस स्किल को इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स की तरफ। इसके कंपोनेंट देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है टीचिंग मोमेंट्स, दूसरा है टीचर जेस्चर, तीसरा है चेंज इन स्पीच पैटर्न, चौथा है चेंज इन सेंसरी फोकस, फिर है पीपल टॉक और फिर है पीपल फिजिकल मोमेंट्स। इस तरह से ये इसके कंपोनेंट्स है। तो चलिए हम एक एक करके इसे देखते हैं। पहला है टीचर मोमेंट। टीचर मोमेंट में है, इन टीचर मोमेंट देयर आर 2 टाइप ऑफ मोमेंट्स। यहाँ पर 2 टाइप की मोमेंट्स बताई गई है। पहली मोमेंट्स जो है वो है मीनिंगफुल मोमेंट्स, दूसरी है अनमीनिंगफुल मोमेंट्स। यानी कि हमें यहाँ पर मीनिंगफुल मोमेंट्स करना चाहिए और अनमीनिंगफुल मोमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कामयाब और इफ़ेक्टिव बन सके। तो चलिए हम पहले मीनिंगफुल मोमेंट्स देखते हैं। यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, या मीन्स जो ज़रूरत के मुताबिक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो टीचर है वो ऐसे की तरह पूरा ही ब्लैक बोर्ड भरते जा रहा है, सिर्फ जो ज़रूरत के मुताबिक है वो ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक मीनिंगफुल मोमेंट्स हुआ। दूसरा इस तरह है, मूव ऑन द स्टूडेंट साइड। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ टीचर इस तरह से करते हैं कि एक ही जगह पढ़ाकर अपना पूरा लेक्चर, अपना जो टीचिंग प्रोसेस है उसे ख़त्म कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर ने बच्चों के अंदर घुल मिल कर उनकी एक्टिविटी को देखना चाहिए कि जो हम करवा रहे हैं वो किस हद तक उन्हें समझ में आया, उनके डाउट्स किस हद तक हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा है, व्हेन द स्टूडेंट सॉल्विंग द गिविंग वर्क और असाइनमेंट टीचर चेक द वर्क। यही बात हुई कि हमें बच्चों के पास जाकर ये चेक करना चाहिए कि जो वर्क और जो काम उन्हें दिया गया है उन्होंने किस हद तक सही किए। अगर बच्चों को कोई परेशानी या दिक्कत पेश आती है तो टीचर को चाहिए कि वो उन परेशानियों और दिक्कतों को दूर करे। इस तरह से ये 3 मीनिंगफुल मोमेंट्स हुए। अब देखते हैं अनमीनिंगफुल मोमेंट्स जो टीचर को नहीं करने चाहिए। तो पहला है, सम टीचर्स आर स्टैंडिंग इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसा कि मैंने कहा था आपसे पहले भी कि जो कुछ टीचर होते हैं, कुछ असातिज़ा होते हैं जो एक ही पोजीशन में या एक ही जगह खड़े होकर अपना पूरा लेक्चर, अपना पूरा पीरियड एक ही जगह खड़े होकर दे देते हैं। तो टीचर को ये नहीं करना चाहिए। फिर जो दूसरा है, अननेसेसरी मूविंग वन साइड टू अनदर साइड। वो टीचर ऐसे होते हैं जो, जैसे हम टहलते हैं तो एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, फिर दूसरी साइड से तीसरी साइड जाते हैं। इससे ऐसा होता है कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन होता है वो हो नहीं पाता है, उनकी तवज्जो मरकूज़ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो शोर या फिर अपने लेक्चर को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो टीचर को चाहिए कि वो जो अननेसेसरी मोमेंट है वो ना करें। तो इस तरह से टीचर को, असातिज़ा को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है जेस्चर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसे देखते हैं।
These include movements of the head, arms, and body parts used by the teacher to focus students' attention in the classroom, to express their thoughts, or to interpret teaching materials. मीन्स के इनमें जो सर, बाजू और जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा होते हैं उनकी हरकतें शामिल होती है, और जो टीचर होता है वो क्लासरूम में तलबा की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ करने के लिए, अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए, या फिर तदरीस में कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी जेस्चर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, दिस इज़ डन टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफ़ेक्टिव एंड टू एक्टिवेट द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अब ये होता है कि ये तदरीस सीखने के अमल को मज़ीद बनाने, मतलब मज़ीद मौसर बनाने के लिए और क्लासरूम में तलबा को एक्टिव रखने के लिए जेस्चर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम जेस्चर का इस्तेमाल ना करें तो बच्चे बोरियत महसूस करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो ना ही मौसर बन पाएगा और ना ही बच्चे हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें इनका मिलेगा। इसलिए जो जेस्चर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस स्किल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट है चेंज इन स्पीच पैटर्न। चलिए इसे देखते हैं। When the teacher wants to show emotions or to put emphasis on a particular point, sudden or radical changes in tone, volume or speed of the verbal presentation are brought out. यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जब उस्ताद, टीचर अपने जज्बात को जाहिर करना चाहता है या किसी खास नुक्ते पर जोर देना चाहता है या फिर किसी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता है, तो एक्सप्लेन करते वक्त उसके लहजे में या उसकी रफ्तार में अचानक से बुनियादी तब्दीली आती है ताकि वो किसी नुक्ते या इम्पोर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर सके। इसीलिए कभी वो एकदम नॉर्मल अंदाज में समझाता है और जब उसे लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट या ख़ास नुक्ता है तो वो उस चीज़ पर जोर देता है और उसका जो लहजा है, उसका जो पढ़ाने का अंदाज़ है वो चेंज हो जाता है। इसी को चेंज इन स्पीच पैटर्न कहा जाता है। आगे देखते हैं। द चेंज इन द स्पीच पैटर्न मेक्स द pupils attentive and creates इंटरेस्ट इन द क्लासरूम। तब्दीली तलबा को तवज्जो दिलाती है। अगर जैसे कि जो चेंजेस है, जैसे चेंज इन द स्पीच पैटर्न, जो चेंजेस होते हैं अपनी लहजे में उतार चढ़ाव आता है, तो जो उनकी तवज्जो होती है उनमें तब्दीली आती है। जो बोर होने वाले बच्चे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर सबक में दिलचस्पी लेना शुरू करते हैं। इस तरह से जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बनता है, बच्चे लेसन में दिलचस्पी लेते हैं और एक्टिव रहते हैं। इस तरह से जो चेंज इन स्पीच पैटर्न है ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कंपोनेंट्स है वो है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अब जो टीचर है उसका इंटरेक्शन करने का अलग अलग तरीके होते हैं। पहले जो टीचर है वो पूरी क्लास से इंटरेक्ट होता है, पूरी क्लास पर उसकी तवज्जो होती है, पूरी क्लास के सामने वो अपना जो भी पढ़ाने का मटेरियल है वो समझाता है। फिर उसी दौरान कभी टीचर पूरी क्लास से इंटरेक्ट होता है, फिर कभी टीचर पीपल से इंटरेक्ट होता है, यानी कि सवालात के ज़रिए टीचर सवालात पूछते हैं और बच्चे जवाब देते हैं। उसके बाद कभी कभी पीपल से इंटरेक्शन का करता है, मतलब कुछ ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर डिबेट वगैरह जैसे टीचर बच्चों में करवाते हैं, तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है। इस तरह से ये जो इंटरेक्शन की स्टाइल है ये 3 है। टीचर टू क्लास, यानी टीचर पूरी क्लास से इंटरेक्ट होता है। फिर टीचर टू पीपल, यानी टीचर कुछ बच्चों से कुछ सवालात करके इंटरेक्ट होता है। फिर उसके बाद है पीपल टू पीपल, यानी कि टीचर ऐसा माहौल तैयार करता है कुछ कंपटीशन वगैरह रख कर या किसी टॉपिक देकर उन बहस व मुबाहिजा करने के लिए कहता है, तो इस तरह से बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो ये कंपोनेंट भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है टीचर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है फोकसिंग। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फोकसिंग। The teacher draws the attention of the pupils to the particular point in the lesson either by using verbal or gestural focusing.
मीन्स के टीचर ज़बानी या इशारा करके बच्चों की तवज्जो सबक या लेसन के ख़ास नुक्ते की तरफ करवाता है। जैसा कि हमने देखा है कि जब बच्चे तवज्जो देना बंद कर देते हैं या फिर टीचर को किसी ख़ास नुक्ते या लेसन की तरफ उन्हें तवज्जो करवानी होती है या उन्हें ज़ोर देना होता है, तो टीचर इशारा करता है या बोलता है, बोलकर बच्चों की जो तवज्जो है वो उस नुक्ते की तरफ जो है मतलब उसके नुक्ते की तरफ उनकी तवज्जो को लाता है। इसके बाद आगे है, इन वर्बल फोकसिंग द टीचर मेक्स अ स्टेटमेंट लाइक लुक हेयर, लिसन टू मी, नोट इट केयरफुली। यहाँ पर जो टीचर है वो ज़बानी तवज्जो मरकूज़ करते हुए ऐसे बयानात या स्टेटमेंट देता है जैसे कि यहाँ देखो, मेरी बात सुनो, उसे गौर से नोट करो वगैरह, ऐसा कहा जाता है। बीच बीच में आपने देखा होगा कि टीचर इस तरह के जो बयानात या स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल करता है ताकि बच्चे उनकी तरफ तवज्जो दे सके। इन gestural focusing pointing toward some object with fingers or underlying the important words on the blackboard। अब जो टीचर है वो उंगलियों से किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए या जो ब्लैक बोर्ड है उस पर अहम अल्फाज को अंडरलाइन करने के लिए इशारों पर वो ज़ोर देता है या फोकस करता है। मीन्स कि जो टीचर को लगता है कि ये जो पॉइंट है ये हमें बच्चों को इसकी जो बच्चों की तवज्जो है इसकी तरफ मबजूल करना चाहिए या उनको उस जो हेडलाइन है या जो मेन पॉइंट है उनको याद रहे, तो उन पर वो ज़ोर देता है, यानी किसी इशारों के ज़रिए या अंडरलाइन करवाता है या फिर हाईलाइट करवाता है, फोकस करवाता है ताकि वो बच्चों को याद रह सके। इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंपोनेंट है वो है पॉजिंग। पॉजिंग ये भी एक अहम किरदार अदा करता है हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। चलिए इसे भी देखते हैं हम। दिस मीन्स स्टॉप टॉकिंग बाय द टीचर फॉर अ मोमेंट व्हेन द टीचर बिकम्स साइलेंट ड्यूरिंग टीचिंग। It at once draw the attention of the pupils with curiosity toward the teacher. The message given at this point is easily received by the pupils। मतलब यहाँ पर पॉजिंग ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर क्या कहना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि जब टीचर बच्चों को अपनी तरफ तवज्जो करवाने के लिए कहता है कि बात करना बंद करो और तब उस्ताद तदरीस के दौरान खामोश हो जाता है, तो फ़ौरन तलबा की तवज्जो तजस्सुस के साथ टीचर की तरफ हो जाती है। इसी लम्हे टीचर स्टूडेंट को जो भी बात बताना चाहता है वो आसानी से तलबा तक पहुंच जाती है। इसीलिए जब भी टीचर को कोई भी इम्पोर्टेंट बात बतानी होती है तो वो कहता है कि बात करना बंद करो, मेरी तरफ तवज्जो से सुनो, या फिर वो पॉज हो जाता है, जो खामोश होकर वो तलबा की तरफ देखता है, तो बच्चों में एक क्यूरियोसिटी, एक तजस्सुस पैदा हो जाता है कि टीचर आखिर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये कंपोनेंट इस तरह से टीचर लर्निंग प्रोसेस में अपनी कारकर्दगी अंजाम देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है ओरल विजुअल स्विचिंग। मीन्स के यहाँ पर किस तरह से ओरली बताया जाता है या विजुअली किसी चीज़ को बताकर किस तरह से हम बच्चों तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। तो ये यहाँ पर 3 तरह से होता है। पहला है ओरल विजुअल, यानी कि पहले टीचर ओरली बताता है बच्चों को, फिर उसकी कुछ मिसालें ओरली देता है। अगर कोई टॉपिक समझाना है तो पहले उसका बैकग्राउंड, उसके बाद उसका मफ़हूम समझाता है, फिर उसको ओरली उसकी एग्जांपल देता है और फिर विजुअली उसकी कुछ तस्वीर या चीज़ों को बताकर उस टॉपिक को वो जो स्टूडेंट है उनके जहन में पुख्ता करवाता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है ओरल विजुअल, यानी कि जो पहले टीचर है वो ओरली समझाता है, फिर उसके बाद एक विजुअल यानी जो आँखों से दिखाई देती है हमें, जिसे हम देख सकते हैं, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करके ओरली बताई गई चीज़ों को वो दिखाता है, जिससे बच्चों के जो भी डाउट्स या जो भी मुश्किलात होंगी, दिक्कत परेशानियाँ होंगी वो दूर हो जाएंगी उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद तीसरा जो होता है विजुअल ओरल, यानी कि पहले जो टीचर होता है वो कुछ चीज़ें दिखाता है, एक मतलब एक माहौल बनाता है, कुछ चीज़ें बताता है और उस चीज़ों को बताकर वो या फिर सवालात पूछता है, ओरली सवालात पूछता है या उससे रिलेटेड वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है। इस तरह से ये कंपोनेंट भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही कारआमद साबित होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट है माइक्रो टीचिंग, और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में अलग अलग स्किल्स की लिंक दी हुई है। और अगर आप नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में डेमो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।